तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? गजल को देखकर अबरम के माथे पर बल पड़ गए थे, जबकि अबरक भी गजल को देखने लगा। देखो अबरम, जो हुआ सब अचानक हुआ। मैं नशे में थी। मैं तो प्रॉमिस कर चुकी थी तुमसे, फिर मैं कैसे प्रॉमिस तोड़ सकती हूँ अपना? अबरम सीट की पुश से टेक लगाकर बैठा, अब अबरू उचकाकर उसे देख रहा था। अबरक, क्या तुम बाहर जा सकते हो? गजल उसे देखते हुए कहने लगी। नहीं, यक लफ्जी जवाब अबरम की तरफ से आया था, जबकि गजल सब्र के घूंट पीती फिर से अबरम को देखने लगी। तुम तो अच्छे दोस्त हो ना मेरे। हम अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो तुम्हारे और मावा का भी पता है। क्या मैंने कभी अहरम को बताया कि तुम मावा के हस्बैंड रह चुके हो? अबरक उसकी एक्टिंग की दाद देते अबरम को देखने लगा। मतलब ब्लैकमेलिंग की ये तकनीक भी जबरदस्त है। तो क्यों नहीं बताया? अबरम पुरसकून अंदाज में पूछने लगा। नहीं अबरम, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं कैसे ऐसा सोच सकती हूँ? गजल मुस्कुराने की कोशिश करती कहने लगी। अबरम ने हंकारा भरा था। तो फिर हम दोस्त हैं? गजल उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। नहीं। अबरम का फिर से वही यकलफ्जी जवाब आया। अबरक, इनको इज्जत के साथ दरवाजे तक छोड़ आओ। सर्द आंखें गजल पर थीं, जबकि बात वो अबरक से कर रहा था। गजल ने गुस्से से लब भींचे थे। तुम बहुत बदतमीज बेहिस हो, कम ज़र्फ हो तुम। थैंक यू, यू कैन गो नाउ गजल बीबी। अबरम पुरसकून अंदाज में कहता लैपटॉप खोल चुका था, जबकि गजल उसे घूर कर देखती अबरक की तरफ देखने लगी। वो नजरें चुराकर अपने मोबाइल स्क्रीन को देखने लगा। गुस्से से पैर पटकती वो ऑफिस से बाहर निकली थी, जबकि अबरम और अबरक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। देखो अब मैं क्या करती हूँ अहरम। हाँ अहरम, बुड़बुड़ाती वो जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुई तो मावा को देखकर वो ठिठकी थी और फिर चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी थी। अब तुम्हें मिसेज अबरम कहूँ या मिसेज अहरम, समझ नहीं आ रही। मावा ठीक है। मावा लब भींचे खामोशी से उसे देख रही थी। मुझे तुम्हें सॉरी करना था। एक्चुअली अहरम और मैं इतने करीब आए थे कि एक दूसरे की सांसों में ऐसे उलझे कि होश ही ना रहा। हम बहकने लगे। तुमने माइंड तो नहीं किया? अरे माइंड क्यों करोगी? तुम भी तो अबरम की बीवी रह चुकी हो। वैसे दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा, तुम समझ रही हो ना। मुझे लगता है अबरम ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें। मावा तासुफ से उसे कुछ देर देखती रही, जबकि गजल मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी। बर्थडे कब है तुम्हारी? क्यों? गजल उसके पुरसकून लहजे पर अचंभे से उसे देखने लगी। सोच रही थी कि अगर इज्जत शर्म हया बाजार में बिकती तो मैं गिफ्ट ही कर देती तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर। गजल ने लब भींचे। एक्सक्यूज मी। मावा उसे साइड पर करती बाहर निकली थी और गजल दांत पीसती उसे देख रही थी। ऑफिस का दरवाजा खोलकर मावा अंदर आई तो अबरक से कुछ डिस्कस करता अबरम चौंक कर उसे देखने लगा। मावा तुम? वो अपनी जगह से खुशगवार हैरत के साथ उठ खड़ा हुआ। अबरक, बाहर जा सकते हो तुम प्लीज। मावा की बात पर वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर चला गया, जबकि मावा लब भींचे अब अबरम को देख रही थी। क्या सिखा रहे हो तुम अपने बेटे को? हमारा बेटा? अबरम ने तस्हीह करना जरूरी समझा, जबकि मावा ने आंखें घुमाई। मेरे सवाल का जवाब। बैठो ना, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? अबरम ने उसे बैठने को कहा और मुस्कुराने लगा, जबकि मावा को लगा कि ये शख्स उसे पागल कर देगा। मैं तुमसे बकवास कर रही थी कुछ, वो चिल्लाई थी, जबकि अबरम अपनी कनपटी सहलाने लगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रिलैक्स, वो नरमी से कह रहा था, जबकि मावा की आवाज़ मजीद तेज हुई। क्या समझते हो तुम खुद को कि अली को रास्ता बनाकर तुम मुझसे कुछ भी करवा लोगे? जानते नहीं क्या तुम मुझे? अबरम को अपना दिल उन आंखों में डूबता महसूस हुआ था। जानता हूँ। तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा मैं मावा? उसकी आवाज़ गंभीर थी, जबकि मावा गुस्से से उसे घूरने लगी। देखो अबरम, देख ही तो रहा हूँ। लहजा अब भी गंभीर और पुरसकून था, जबकि मावा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच रहा था। इंतहाई घटिया इंसान हो तुम। घटिया ही तो हूँ जो तुम्हें इतनी आसानी से खो दिया। अबरम कहता अब अपनी सीट पर बैठ चुका था। मावा तासुफ से उसे देखने लगी। अफसोस कि तुम मेरे बेटे के बाप हो। बेटा लाने से पहले सोचा होता। अब क्या फ़ायदा? अबरम कंधे उचकाकर कहता उसे जिज कर रहा था। मावा ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा था। अपने और अली के बीच मुझे अगर लाने की कोशिश भी की ना तो अली को यहाँ से ले जाने में देर नहीं लगाऊंगी मैं। अबरम टेबल पर दोनों हाथ रखकर उसकी तरफ झुका था। ऐसा हुआ भी तो तुम्हें किडनैप करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। डिस्गस्टिंग। लब भींचे वो पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारती ऑफिस से बाहर निकल गई थी, जबकि अबरम जेरे लब मुस्कुरा दिया था। ये अदा भी अच्छी है।
अपनी कनपटी सहलाता हुआ पुरसोच नज़रों से बंद दरवाजे को देख रहा था। कल रात जिस तरह से उसने अहरम को गज़ल के साथ बहकते देखा था, तब से उसे अजीब बेचैनी और गुस्सा था जो उसके वजूद में बसेरा किए हुए थी। कम अज़ कम उसे अपने भाई से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मावा जैसी बावफा औरत के लिए। मावा कहाँ है? अहरम के सवाल पर अली के साथ कार्टून देखती अनम चौंकी थी। मैम तो ऑफिस गई हैं। अनम ये देखो, अली ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा। अरे अली, आप यहीं हो? अली की आवाज़ सुनकर अहरम पूछने लगा। बस चाचू, मैं शाम होने का वेट कर रहा था। अहरम ध्यान से कदम रखता उसके बराबर आ बैठा। क्यों प्रिंस चार्मिंग? मैं, मम और पापा शॉपिंग पर चल रहे हैं। आप मत आइएगा प्लीज़, वरना मम पूरा टाइम आपके साथ रहेंगी और मैं और पापा अकेले रह जाएंगे। वो मुंह बिसोरे कह रहा था। तो आपकी मम मेरी मिसेज है ना? जितनी आप मोहब्बत करते हैं उनसे, उतनी ही मैं भी करता हूँ। अहरम ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा। पापा ज़्यादा प्यार करते हैं मम से, बिल्कुल आलियान के पापा की तरह। आप देख नहीं सकते कुछ, मम बस आपका हाथ पकड़कर आपको चलाती ही रहती हैं। मेरी मम मेरी और पापा की हैं। आप कोई नई मम ले आओ ना अपने लिए। अपनी बात बदतमीजी से कहकर अली वहां से चला गया, जबकि अहरम सोचों के जाल में उलझा वहीं बैठा रहा। अली बेटा है मावा और अब्रम का। उसे गज़ल की कही बात याद आई थी। तो क्या अब्रम और मावा जानते हैं एक दूसरे को? क्या गज़ल सच कह रही थी कि मावा और अब्रम एक दूसरे के साथ? क्या मावा ही बीवी थी अब्रम की? मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है ये सब कुछ? ऐसे जैसे मैं अजनबी हूँ, या मैं उनके बीच कहीं हूँ ही नहीं। मैं बेकार सा हूँ, जैसे बस सहारे की ज़रूरत है मुझे, और मावा मेरा सहारा बन रही है। उसे कभी मेरी चाह नहीं थी। अपनी सोचों के तसलसल से जब उसका दम घुटने लगा तो वो तेजी से उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंदाजे से कदम रखता उसका रुख अब अब्रम के बेडरूम की तरफ था। अपनी बेचैनी और घुटन को थपकी देता वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अब्रम के बेड पर मावा की खुशबू बिखरी पड़ी है। उसे फिर से गज़ल के अल्फाज याद आए। अपनी ही सोच की नफ़ी करता वो दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसमें हिम्मत नहीं थी अपने कदम बेड तक बढ़ाने की। तुम्हारे अंधेपन का फ़ायदा उठाते हैं वो दोनों। अपनी स्पेशल मोमेंट्स इसी बेड पर गुजारते हैं। गज़ल का एक एक लफ्ज़ उसके कानों में अब बाज गश्त कर रहा था बाकायदा। मावा और अब्रम के बीच क्या ताल्लुक है? क्यों छुपा रहे हैं वो मुझसे? मैं इन दो सोचों में दफन होकर गलने सड़ने लगा हूँ। अपने माथे को सहलाता वो गहरा सांस लेकर आगे बढ़ा था। हाथ बढ़ाकर उसने बेड की निशानदेही की और फिर अपने हाथ से टटोलते उस बेड पर रखा था अपना हाथ। तकिया उठाकर हिचकिचाते हुए उसने अपने नाक के करीब किया। हाथ कांपे थे, दिल लर्जा था, पाँव जैसे शल हो गए थे। वो मावा की खुशबू को पहचानता था। तकिया उसके हाथ से गिर चुका था। वो इधर उधर बेड को टटोलने लगा। जब उसके हाथ सिल्क की नाइटी आई थी, छूने से ही वो अंदाजा लगा चुका था कि ये सब मावा का है। नम होती आंखों को पटपटाकर उस नाइटी को अपनी नाक के करीब ले गया, और फिर जैसे उसका वजूद तूफानों की जद में आया था। वो मावा की खुशबू को कैसे ना पहचान सकता था? मावा की कुर्बत में वो बारहा उसकी खुशबू को हिफ्स कर चुका था। टांगें कांपी तो वो खुद वहीं ज़मीन बोस हुआ। ये कैसे मुमकिन है? मेरा भाई, मेरी बीवी, मावा की पाक दामनी का तो मैं गवाह हूँ। मुझे छूने वाला पहला शख्स वही था। कौन? नहीं बता सकती। मुझे तुम्हारा भाई और तुम्हारी बीवी के बीच कभी कोई पर्दा हाइल रहा ही नहीं, कभी नहीं। अब्रम और मावा तुम्हें चीट कर रहे हैं, तुम महसूस तो करो। आवाज़ें थीं जो उसके दिमाग में तमाशा लगा रही थीं, और अहरम रो रहा था, जबकि दरवाजे से टेक लगाए खड़ी अनम मुस्कुराती आंखों से उसे देखती गज़ल को मैसेज टाइप करने लगी। तो तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए अहरम को। वो शर्मिंदा है, वो सॉरी कर तो रहा है। सुमेरा उसे नरमी से समझाते कह रही थी, जबकि मावा की आंखों में उदासियां बसेरा कर गई थी। आपी, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। अहरम कैसे कर सकता है इतना? क्या वो इतना कमज़ोर मर्द है? जिस तरह तुमने गज़ल का बताया मुझे, उससे तो यही लगता है मुझे कि वो किसी भी मर्द को बहकाने में सेकंड नहीं लगाती होगी, और उसे हर तरह से पता है कि मर्द को कैसे बहकाना है। सुमेरा उसकी उदासियों को नर्म निगाहों से देखने लगी। अहरम बहका ही क्यों? मावा की आवाज़ जैसे गहरी खाई से आ रही थी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही मावा, आराम से सोचो, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। मावा का हाथ थाम कर उन्होंने नरमी से दबाया था। मावा सर झटक कर अंश का पूछने लगी। अंश कहाँ है? वो स्कूल गया है आज। अल्लाह ताला ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने रब की। लेकिन मावा, वो बहुत बदल गया है। उसकी टोन, उसका देखने का अंदाज, उसका चलना फिरना, उसकी बातें,
कहते कहते सुमेरा उदास हो गई। समझ सकती हूँ आपी, उस बस्ती में हर आने वाला भिखारी, हर रहने वाला इंसान इस दुनिया से बेहद मुख्तलिफ होता है, यहाँ के इंसानों से बहुत मुख्तलिफ, जैसे वो इस दुनिया का हो ही ना। मावा को झुरझुरी सी आई थी। मेरे माइंड में तो आज भी वो कयामत की रात जैसे हिफ्स हो चुकी है, जब उस बस्ती से मैं अपनी इज्जत और बच्चे की जान बचाने को भागी थी। सुमेरा ने उसका बाजू सहलाया। चुप करो, अब तो सब ठीक है ना, रिलैक्स रहो। अब भी कुछ ठीक नहीं है आपी। अब्रम मुझे जिज करता है अपनी बातों से, और अहरम बेवफाई कर बैठा है मुझसे, और मैं। वो खुद पर हंसने लगी। कितनी तारीक किस्मत पाई है ना मैंने आपी। हर तरफ से जैसे किसी दलदल में गिरती जा रही हूँ मैं। तुम अब भी अब्रम से मोहब्बत करती हो मावा? सुमेरा की सवालिया आंखों में मावा देखती हल्का सा मुस्कुराई थी। बात मोहब्बत की नहीं है आपी, मैं इज्जत चाहती हूँ, जो ना अब्रम दे सका और ना अहरम। फिर सोचती हूँ कि मैं कौन सा मुखलिस हूँ, मैं भी तो धोखे से आई ना अहरम की लाइफ में। अब्रम ठीक कहता है कि अहरम की लाइफ में मैं इसलिए नहीं आई कि मुझे उससे मोहब्बत है, मैं तो इंतकाम की आग में झुलसती आई हूँ। लेकिन आपी फिर भी तो मैं मुखलिस ही रही हूँ ना इस रिश्ते से। मैं कभी नहीं बहकी किसी दूसरे मर्द की चाह में। तो अहरम का बहकना क्या ये सज़ा नहीं है अल्लाह की तरफ से मेरे लिए, मेरे गलत कदम के लिए? कितना बोल लेती हो तुम मावा, कैसे सोच लेती हो ऐसी बातें? उफ तौबा लड़की, बस करो, मत सोचो इतना। तुमने कुछ गलत नहीं किया अहरम के साथ जो तुम्हें सज़ा मिले। तुम स्ट्रांग हो मावा, बहुत स्ट्रांग। कभी हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। मावा सर नफ़ी में हिलाती हल्का सा मुस्कुरा दी थी। कमज़ोर पड़ रही हूँ, बहुत कमज़ोर। कुछ नहीं होगा। मोबाइल बेल पर दोनों चौंके थे। सुमेरा के मोबाइल पर कॉल आ रही थी स्कूल की तरफ से। हेलो। और जो खबर उन्हें सुनाई गई, उनकी आंखें वहशत से बाहर को आई थीं। उस स्कूल से अंश भाग गया था। वाओ पापा, हमने कितनी शॉपिंग कर ली है। वाओ मम, देखिए ना। अली अब्रम के साथ शॉपिंग करते खुश हो रहा था, जब मावा खामोशी से उसके साथ चल रही थी। आपकी मम्मा के लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं ना बेटा, अब्रम शरारती नज़र उस पर डालकर कहने लगा, जबकि मावा ने उसे भरपूर घूरी से नवाजा था। मम अपनी शॉपिंग मुझे करने ही नहीं देती, अली मुंह बिसोरे बोला था। मैं हूं ना, मैं करवा देता हूँ। अब्रम भी अब जेरे लब मुस्कुराया था, जबकि मावा लब भींचे उसे देख रही थी। अली, हरी आप, शॉपिंग हो चुकी, लेट्स गो होम। आगे बढ़कर उसने अली का हाथ थामा था, जिसे अली ने तेजी से छुड़ाया और अब्रम से लगकर वो खड़ा हो गया, हम डिनर पर जा रहे हैं। अब्रम ने अब्रू उचकाकर मावा को देखा। दिस इज टू मच, तुम दोनों डिनर पर जाओ और मैं घर जा रही हूँ। बट मम, यू प्रॉमिस्ड मी। अली अब्रम के पीछे से झांकता अपनी माँ को शिकायती नजरों से देख रहा था। तुम साइड पर आना। कौन, मैं? अब्रम शहादत की उंगली से अपने सीने पर रखकर हैरत से पूछने लगा। मावा आंखें घुमाती हुई थोड़े फासले पर जाकर खड़ी हुई। अब्रम भी उसके मुकाबिल खड़ा था। तुम जानते हो क्या कर रहे हो तुम? जिच कर रहे हो मुझे, गुस्सा दिला रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरा। मैं सच में अली को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। वो आहिस्ता आवाज में घुर्राई। तुम मेरे बेटे को ले जा कर तो दिखाओ, किडनैप करके तुम्हें जंगल के तहखाने में ना बंद कर दूं मैं। हाइड एंड सीक, वहीं खेलना फिर। अब्रम ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। घटिया आदमी। दांत पीसती वो फिर से अली के करीब आई थी, जबकि अब्रम पैंट पॉकेट्स में हाथ डाले उसके पीछे ही आया, जबकि उसके मोबाइल पर मैसेज टोन भी थी। खोलने पर उसके माथे पर बल पड़े। सर झटक कर वो मावा को पुरसोच नज़रों से देखने लगा। कुछ दिन पहले जिससे नफरत थी, आज उसे उसी से बेइंतहा मोहब्बत होने लगी थी। फिर से मोहब्बत, लेकिन वो उसे देख भी तो नहीं सकता था। वो खामोशी से आगे बढ़ा था। रेस्टोरेंट तक जाते गाड़ी में मुकम्मल खामोश था वो, जिसे मावा भी नोट कर चुकी थी, लेकिन अब्रम के मुंह लगने का कोई इरादा नहीं था उसका, तभी वो भी खामोश रही। ड्रेसिंग रूम की हर चीज़ जमी बोस कर चुका था वो। मावा के सारे कपड़े इधर उधर बखेर कर वो अपना सर थामे अब रो रहा था। मैं ही क्यों, मुझे ही रास्ता बनाया, मेरे ही भाई, अपने और मावा के रिलेशन। वो चीख पड़ा था। दिल गम की शिद्दत से फट पड़ा था। मावा, उसकी बीवी, उसके भाई के साथ। ऐ खुदा, क्यों क्यों मेरे खुदा। अहरम, गजल की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा था। गजल? अहरम ने आवाज़ की समत अपना हाथ बढ़ाया, जिसे गजल ने भागकर फौरन से पहले पकड़ लिया था। तुम कॉल पर रो रहे थे अहरम, क्या हुआ है? ड्रेसिंग रूम की हालत देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। मावा ने मुझे ख़त्म कर दिया गज़ल। वो और अब्रम। वो गज़ल से लगकर रोने लगा, जबकि गज़ल ने उसे खुद में समेटा था। नहीं रोते अहरम, मर्द नहीं रोते हैं।
ऐसे मत रो, उठो यहाँ से, रूम में चलो। गज़ल उसे सहारा देकर कमरे में लाकर बेड पर बिठाने लगी। मैंने मोहब्बत की थी मावा से, कैसे मावा ने ये सब कर लिया, और मेरा भाई धोखा दे गया मुझे, धोखा। एहरम प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, जस्ट ट्राई टू फॉरगेट एवरीथिंग। मैं हूँ ना, अच्छा रुको। वो अपने साथ लाई पानी का ग्लास एहरम की तरफ बढ़ाने लगी, जिसमें वो पहले ही नशावर टैबलेट्स मिक्स कर चुकी थी, और अब एहरम को देखने लगी। ये लो पानी पियो। एहरम ग्लास लेता पानी पीने लगा, जबकि गज़ल चमकती आंखों से उसे देखने लगी। वेरी गुड, कैसा फील कर रहे हो? बेटर। अपने भारी होते सर को संभालते एहरम कहने लगा, जबकि गज़ल अब भी मुस्कुराती आंखों से उसकी मुतगय्यर होते हालत को देख रही थी। आज रात अपने प्लान में कामयाब होने का ख्याल उसे शादमान कर रहा था। एहरम, अगर गर्मी लग रही है तो तुम्हारी शर्ट के बटन खोल दूं? अपने माथे पर आया पसीना साफ करता वो बेचैन सा हो रहा था, जब गज़ल ने उसकी गोद में बैठकर उसे बहकाने की कोशिश करने लगी। तुम भी मावा की तरह धोखा तो नहीं दोगी? उसकी बोझल सरगोशी उभरी थी, जबकि गज़ल ने ना में सर हिलाया। कभी नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ एहरम। आओ सब पर्दे आज गिरा देते हैं हमारे बीच। और फिर उस बिस्तर पर एक बीवी की वफा का मजाक बन रहा था। बीवी की पाक दामनी को सवाल बनाकर उसके बिस्तर पर मावा की खुशबू पर अब गज़ल के गुनाह भरे वजूद की खुशबू जज्ब हुई। क्या हुआ कशमाला, इस कदर परेशान हो? नींद नहीं आ रही? ज़ायान आलम अपनी बीवी को यूं सोच में डूबे देखकर पूछने लगे, जबकि कशमाला चौंकी। नींद नहीं आ रही? अजीब बेचैनी है जो बढ़ती जा रही है, जैसे बहुत कुछ गलत हो गया है। एक पल को भी सुकून नहीं आ रहा, बहुत घुटन हो रही है। कशमाला की आवाज़ में यासियत थी, जबकि ज़ायान आलम ने उन्हें अपने साथ लगाया था। अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। हमने अपनी कोशिश कर ली, अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं आज भी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा। मुझे गज़ल की फ़िक्र भी सता रही है। काश उसकी भी शादी हो जाती किसी अच्छी फैमिली में, तो हम भी सुकून से हो जाते। कशमाला को फिर से गज़ल की परेशानी ने आन घेरा। हो जाएगी हमारी बेटी की शादी भी, बहुत अच्छी जगह, शायद अभी किस्मत नहीं उसकी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने से या ना सोने से क्या होगा कशमाला? ज़ायान आलम उन्हें समझाने लगे, जबकि कशमाला उदास आंखों से अपने शोहर को देखने लगी। यहाँ बैठना मसले का हल नहीं होगा, चलो जाकर सो जाओ। ज़ायान आलम के कहने पर कशमाला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उनके साथ कमरे की तरफ बढ़ी। ये अज़ल से होता आ रहा है कि जब बच्चों के साथ कुछ भी बुरा होने लगे तो माँ के दिल में होल से उठते हैं, और यही कशमाला के साथ भी हो रहा था। अली आज तुम्हारे रूम में सोएगा। रात के 12 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुए, तो अबरम के इस नए हुक्म पर मावा ने उसे तेवरी चढ़ाकर देखा। शौक उतर गया बेटे को अपने पास सुलाने का। तुम्हारा भी बेटा है, तुम्हारा प्रोटेक्टर तुम्हारे पास ही सोएगा। सोए हुए अली को गोद में उठाए वो बोलता हुआ मावा के पीछे पीछे आ रहा था, जबकि मावा ने आंखें घुमाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहशत ज़दा अंदाज में वो ठिठक कर रुक चुकी थी। पूरे वजूद पर जैसे कयामत सी तारी हुई। उसी के बेड पर उसी का शौहर गैर औरत को अपनी बाहों में लिए बेलिबास सो रहा था। उसकी वफाओं का खून हुआ था आज उसी के बिस्तर पर, उसकी गैर मौजूदगी में। अपने डूबते दिल पर हाथ रखे वो 2 कदम पीछे होकर दीवार से लगी थी। आंखों में वहशत टपक रही थी। अपने वजूद की लर्जिश पर काबू पाना बेहद मुश्किल अमर लग रहा था उसे। तुम्हें क्या हुआ है मावा? मैं अली को। लेकिन दरवाजे से अंदर जाते ही उसे अपने कदम रोकने पड़े। गज़ल और अहरम इंतहाई नाजेबा अंदाज में सो रहे थे। जलजला यही तो होता है, क़यामत शायद यही होती है। वो झटके से पीछे हुआ था। उसकी साकित नज़रें मावा पर थीं, जो अपने दिल पर हाथ रखे कांप रही थी। आंखों में पल भर के लिए वीरानियां सी जमा हुई। मावा। आहिस्तगी से उसका नाम लिया था, लेकिन वो मुंह पर हाथ रखे नफ़ी में सर हिलाती कदम कदम पीछे जाने लगी, जबकि अबरम लब भींचे अली को गोद में उठाए उसे दूर जाता देख रहा था। उसे अपना वजूद, अपना आप सुन्नोता महसूस हुआ था। मावा चली गई थी, वो कहीं नहीं थी। अबरम जहाँ तक उसे ढूंढ सकता था गाड़ी लेकर ढूंढने निकला, लेकिन उस रोड पर काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी उसे मावा कहीं नहीं मिली। लब भींचे वो यूं ही रोड पर खड़ा खाली नज़रों से अपने इर्द गिर्द चलती गाड़ियों को देख रहा था, और अहरम होश में आते ही वो झटके से उठ बैठा। वो क्या कुछ कर बैठा था। इस ख्याल, इस सोच ने उसके वजूद में बेचैनी और इज़्तिराब फैला दिया। वो रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। वो चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पा रहा था।
वो वक्त को फिर से पीछे लेकर जाना चाहता था, लेकिन वक्त वो तो रेत की मानित हाथों से फिसलता ही चला जा रहा था, और फिर उस रेत को मुट्ठी में भर लेने से भी कुछ हासिल ना होता। मावा को बदकिरदार कहने वाला आज खुद बदकिरदारियां कर बैठा था। गजल, उसे कौन सा फर्क पड़ना था? वो अपने मनपसंद शख्स की बाहों में उसके बेड पर अपनी हवस की आग बुझा चुकी थी। होश का पुजारी सिर्फ मर्द नहीं होता, औरत भी होती है। बेलगाम नफ्स का गुलाम सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी होती है, जो अपने नफ्स की ख्वाहिश के आगे पूरी फैमिली बर्बाद कर देती है। कसूर किसका होता है, मर्द का या औरत का, या शायद दोनों का? गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी, फिर भी शाइस्ता अली खान बार बार अपने बेटे से गाड़ी आहिस्ता चलाने का कह रही थी। ओ कॉमन मॉम, इससे आहिस्ता चलाऊं तो शायद सुबह इस रोड से निकल पाएंगे हम। मोहम्मद तलाल ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, बेटा 1000 बार कहा है कि रात के वक्त सफ़र ना ही करें तो बेहतर है। शाइस्ता के लहजे और चेहरे पर परेशानी की झलक नुमाया थी। जी बिल्कुल, लेकिन आपकी पिशावर वाली बहन अगर हमें जल्दी आने देती तब ना, तो ही हम आधी रात को बेड पर सो रहे होते। शाइस्ता ने शाकी नज़रों से अपने बेटे को देखा। खाला है वो तुम्हारी। लेकिन तलाल का पूरा ध्यान रोड पर था, जहाँ बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। ये देखिए, चुड़ैल से भी सामना होने वाला है हमारा। तलाल के कहने पर शाइस्ता ने सामने देखा तो एक लड़की उसे रोड पर खड़ी नजर आई। तलाल, गाड़ी रोको। स्टीयरिंग पर रखे तलाल के हाथ पर उन्होंने अपना हाथ रखा था। कम ऑन मॉम, चुड़ैल है वो, खा जाएगी हम दोनों को। तलाल के लहजे में बेजारी थी। गाड़ी रोको तलाल, लॉयर बनने के बाद सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है तुम में तो। शाइस्ता ने नाराजगी से कहा था। बिल्कुल गलत, अपनी बीवी और बच्ची को खो देने के बाद। तलाल का लहजा भारी और बोझल सा था। गाड़ी झटके से रोककर वो नीचे उतरा। ओह हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, इंसान ही हो ना? वो करीब आते कह रहा था, जबकि मावा वीरान आंखों से उसे देखने लगी। कार क्यों रोकी आपने? मुझे मार कर गुजर जाते। मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने ही वाला था, बट मेरी मॉम ने इंसिस्ट किया कि मैं कार रोक दूं। अब आप सामने से हटेंगी प्लीज़, हमें घर भी जाना है। वो बेजारी से कहता अपनी कनपटी सहलाने लगा। स्याह आंखों पर ग्लासेस रखे, हल्की बियर्ड के साथ, हल्की ब्लैक पैंट और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस वो कसरती बदन वाला मर्द खूबसूरत और बदतमीज था, जिसके चेहरे पर बेजारी साफ लिखी थी कि मोहतरमा कहीं और जाकर मरे। अरे मावा! अचानक शाइस्ता की आवाज़ पर दोनों चौंक कर दाएं तरफ देखने लगे, जहां वो गाड़ी से उतरकर उन्हीं को ही देख रही थी। आप मुझे जानती हैं? मावा हैरत से उन्हें देखती धीमी आवाज़ में पूछने लगी, जबकि शाइस्ता मुस्कुराती उसके करीब आई। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। मावा खामोश ही रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? शाइस्ता फिर से पूछने लगी। मरना चाहती हूँ। मावा का लहजा बेतासुर था, जबकि शाइस्ता की आंखों में हैरत थी। चलो मेरे साथ बेटा। शाइस्ता ने उसका हाथ थामा ही था जब वो अचानक से अपने सीने पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेसूद। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, आंखें जैसे बाहर को आ रही थी। मावा, क्या हो रहा है तुम्हें मावा? जबकि वो नीचे गिरी थी, पास खड़ा तलाल पैंट पॉकेट्स में हाथ डाले बेजार नज़रों से उसे देख रहा था, और कभी कभी अजीब नज़रों से अपनी माँ को भी देखता। शाइस्ता ने गुस्से से अपने बेहिस बेटे को देखा था, जो मशहूर वकील बनने के बाद एक बेहिस इंसान बन चुका था मुकम्मल। तलाल, क्या कर रहे हो? हेल्प करो मावा को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी। मोहतरमा वैसे भी मरना चाहती थी तो मरने देना ऐसे ही ने। वो अब भी बेतासुर अंदाज में बात कर रहा था। शट अप तलाल। शाइस्ता के गुस्से को देखते वो चुपचाप मजीद कुछ कहे बिना मावा के बेहोश वजूद को बाजुओं में उठाकर गाड़ी में लाया। आराम से तलाल, शाइस्ता नरमी से बोली। वही कर रहा हूँ मोम, आपकी मावा को नरमी से लिटा रहा हूँ सीट पर। अब खुश? शाइस्ता तासुफ भरी निगाह से अपने बेटे को देखने लगी। उसके बेहिस बेलिहाज होने पर उन्हें अक्सर गुस्सा आता, लेकिन फिलहाल वो खामोश रही कि अभी उनका जहन मावा के इस इकदाम में उलझा हुआ था कि वो मरना क्यों चाहती है।